नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कहानी के बारे में। छत्तीसगढ़ की धरती पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष किया। आदिवासी आंदोलनों, जन जागरण और सत्याग्रह के माध्यम से इन सेनानियों ने अत्याचार और गुलामी को चुनौती दी। ऐसे ही राजधानी रायपुर में स्वतंत्रता सेनानी थे पी जगन्नाथ राव नायडू, जिनके पुत्र ने छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर दस्तावेज तैयार किए हैं। उनके संघर्षों को कागजों पर सहेज कर रखा है। देखिए संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी की खास रिपोर्ट। आजादी हमें विरासत में नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे कई कुर्बानियां हुई। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर आवाज उठाए। और ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के घर पर हम पहुंचे हैं। जगन्नाथ नायडू जी के घर पर पहुंचे हैं, उनके परिवार के साथ बात करेंगे। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, ये जगन्नाथ नायडू जी का घर है। और इस घर में खास बात यह है कि यहाँ छत्तीसगढ़ के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री है। जैसे सबसे पहले मैं उन्हीं की तस्वीर दिखाऊंगा कि ये जगन्नाथ नायडू जी हैं। ये रायपुर में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल किए, 6 महीने जेल में भी रहे और जमकर आवाज उठाए और पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति उन्होंने समर्पित किया। उनके परिवार के साथ मौजूद हैं, संतोष जी हैं। एक पीड़ा होती है कि तमाम जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वो एक अपनी पूरी उम्र जो है, पूरा जीवन उसमें लगाए। आप परिवार के हैं, कैसा अनुभव रहा है एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार होने के नाते? किस तरह का अनुभव रहा है आपका? सबसे पहले मैं पी संतोष नायडू, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संस्था का प्रदेश सचिव हूँ। पिताजी जब जेल में थे उस टाइम में क्या बोलते, मैं उस जन्म नहीं हुआ था। माताजी का नया नया क्या बोलते विवाह हुआ था। उस टाइम बताते हैं माताजी क्या बोलते कि हिंदी नहीं आता था माताजी को। तो उस पिताजी जब रायपुर के गांधी चौक में ये 12 या 13 साल 14 साल के थे तो बाल विवाह उस टाइम में हो जाता था। तो कहते हैं कि जब भारत माता की जय तिरंगा झंडा उठाए थे पिताजी, भारत माता की जय के नारा लगाते हुए, तो उस टाइम में पिताजी को अंग्रेजों ने उठा के ले गए थे। तो माताजी को हिंदी नहीं आता था, हम लोग साउथ इंडियन है तो तेलुगु आता है माताजी को, तो समझ में नहीं आता था। तो इशारा में कुछ लोग बताते थे कि आपके उनको ले गए करके। उसके बाद में उनको 6 महीना जेल में रखे थे यहाँ सेंट्रल जेल में। उसके बाद में फिर जेल से छूटने के बाद में फिर उनको फिर यही किए हैं, भारत माता की जय करके। ये टिहूर भूषण जी थे, मोतीलाल त्रिपाठी जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जितने भी सेनानी लोग थे सब गांधी चौक में ही एकत्रित होते थे। उसके बाद पुनः उसके बाद में जेल से छूटने के बाद फिर तिरंगा झंडा उठा के फिर भारत माता की जय के नारे लगाए गांधी चौक के पास में। फिर अंग्रेजों ने उठा के महासमुंद जेल में बंद कर दिया था। 6 महीना महासमुंद जेल में थे। उसके बाद छूटने के बाद में इन्होंने क्या बोलते परिवार को शिक्षा मतलब परिवार को देख रेख करने के लिए इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के बाद में ये अपना क्या बोलते रायपुर के नगर निगम स्कूल में टीचर के पद पे नौकरी की इन्होंने। उसके बाद में आजीवन मतलब जीवन भर अपना फिर रिटायर हुए तक की शिक्षा दी है। बिल्कुल। देखिए कि ये तमाम कलेक्शंस हैं, ये वो नाम है इस पूरे दस्तावेज में। ऐसे ही सैकड़ों दस्तावेज हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के सेनानियों की पूरी जानकारी है। ये वो जानकारी है जो कहीं आपको सरकारी दस्तावेजों में, विभागों में इतनी गहन जानकारी नहीं होगी जो इनके पास रखा है। आपने कैसे ये सोचा कि कहाँ से ये पूरा डाटा कलेक्शन किया कि कितने यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, कैसे संपर्क किया, सबकी हिस्ट्री रखी और इसको क्या आप प्रदर्शनी भी लगाते हैं, कैसे जानकारी देते हैं? मैं 2013 से ये स्कूल एवं महाविद्यालयों में प्रदर्शनी लगा रहा हूँ। यह 2013 से मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संस्था का प्रदेश सचिव के नाते सभी सेनानी परिवार से संपर्क किया, घर घर जाके एकत्रित किया। कलेक्शन करने के बाद इसको हर जगह स्कूल कॉलेजों के माध्यम में इसको प्रदर्शनी के माध्यम से लगाया। लगाने के बाद में उसके बाद में ये कट फट गया था। तो उस टाइम रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे।
तो उसको फिर क्या बोलते जनसंपर्क विभाग से इसे लेमिनेशन करवा के मुझे दिया। तो अभी भी मैं हर जगह स्कूलों एवं कॉलेजों में इसकी प्रदर्शनी लगाता हूँ और अभी तक के करीबन 12,000 कुछ छात्र छात्राओं शिक्षकों को इसकी प्रदर्शनी के माध्यम से जानकारी दे चुका हूँ मैं। और अभी भी ये प्रदर्शनी जहाँ भी निःशुल्क लगाता हूँ, जहाँ भी ऑर्डर मतलब बोलते हैं तो उसको प्रदर्शनी को मैं लगाता हूँ। कितने लोगों की जानकारी है इसमें? कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छत्तीसगढ़ में रहे? छत्तीसगढ़ में अभी जितने भी मैंने कलेक्शन किए हैं 2013 से अभी तक, तो ये समझो अभी आधा ही है। अभी और कलेक्शन कर रहा हूँ, जितने भी संपर्क में आते जाते हैं, और अभी ये कलेक्शन जारी रहेगा मेरा भी। लगभग कितने हैं ये कलेक्शन? ये अभी 223 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आल छत्तीसगढ़ प्रदेश के सेनानियों का है ये प्रदर्शनी लगा के। ठीक है। देखिए कि ये तमाम वो जानकारी है। एक बार मैं कहूँगा कि ये इन तमाम चीज़ों को दिखाएं कि कैसे जो एक एक दस्तावेज हैं उन्हें इन्होंने सहेज कर रखा है, और ये तमाम जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे छत्तीसगढ़ में, उनका नाम और उनका पूरा जीवन परिचय, वो कैसे अंग्रेजों की लड़ाई में अंग्रेजों को देश से बाहर भगाने के लिए युद्ध स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनकी पूरी जानकारी इसमें है। और फोटो भी है, काफी पुराने दस्तावेज हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन सभी दस्तावेजों में ये पूरी जानकारी एकत्रित करके संतोष जी ने रखा है। और ये काफी ऐतिहासिक है अपने आप में, क्योंकि छत्तीसगढ़ का आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, छत्तीसगढ़ के लोगों का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और छत्तीसगढ़ के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ी। और फिर भी मैं और भी कुछ बात करूंगा कि किस तरह से अब आप लोग का जीवन चल रहा है बतौर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार होने के नाते, क्योंकि 26 जनवरी आते हैं, तमाम राष्ट्रीय पर्व आते हैं, तो विशेष स्थान जो है होता है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान भी होता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे छत्तीसगढ़ में तो नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है पूरे मतलब आल छत्तीसगढ़ में। और अभी फिलहाल जब 15 अगस्त 26 जनवरी आता है तभी शासन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों का जानकारी लेता है। आपके पास भी आते हैं? हमारे पास तो आते नहीं है जानकारी के लिए, फिर भी जब 15 अगस्त 26 जनवरी आता है तभी शासन को याद आता है सेनानी परिवार और सेनानियों का। ठीक है, तो थोड़ी बहुत नाराजगी भी है, लेकिन इस पूरे दस्तावेज में हमने देखा कि कैसे जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छत्तीसगढ़ में जो है एक आंदोलन किए, अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़े। और चूंकि आजादी जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिली, एक लंबा संघर्ष रहा, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। और उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो अपने परिवार को छोड़कर जो है देश के लिए लड़ाई लड़ने लगे, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने लगे, महीनों महीनों जेल में रहे। और उस बीच में उस परिवार ने भी वही संघर्ष झेला जो युद्ध पर, जो मैदान पर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है वो लड़ाई लड़ते थे। तो कहीं ना कहीं एक संघर्षपूर्ण जीवन रहा। और क्योंकि 26 जनवरी है, और जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त की बात आती है, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस की बात आती है, तब हम उन तमाम सेनानियों को याद करते हैं जो देश की लड़ाई में एक अपनी अहम भूमिका, महती भूमिका निभाए और देश को आजाद कराए। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, CBS TV, रायपुर। चलिए अब आपको बताते हैं विश्व युद्ध के प्रतीक की कुछ शानदार तस्वीरें। राजधानी रायपुर नगर निगम के प्रवेश द्वार पर द्वितीय विश्व युद्ध की तोप आकर्षण का केंद्र है। युद्ध में इस्तेमाल हुए इस तोप में जवानों का पराक्रम और शौर्य को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार नगर निगम में जो रखी गई तोप शानदार आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसके अलावा निगम गार्डन में जो MiG-21 फाइटर जेट है वो भी सबसे पुराना है। इसको देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इसका इस्तेमाल कारगिल युद्ध में किया गया। आज़ादी और युद्ध के प्रतीक के रूप में स्थापित MiG-21 फाइटर जेट जो कि आकर्षण का केंद्र है, इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। दिवस के मौके पर हम हर वर्ष सैन्य के पराक्रम को देखते हैं, कई तरह से प्रस्तुतियां होती हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे उस तोप के बारे में जो भारत के सैन्य इतिहास को दर्शाता है। राजधानी रायपुर के नगर निगम व्हाइट हाउस के बाहर लगे यह तोप एक ऐतिहासिक प्रतीक है। ऐतिहासिक तोप
जो कि विरासत और परंपरा की पहचान बनी भारत की सैन्य इतिहास की गौरवशाली कहानी को बयां करती है। आधुनिक हथियारों के बीच यह प्रतीकात्मक प्रतीत बलिदान, साहस और शौर्य को याद दिलाती है। इस तोप के बारे में अगर हम बात करें तो ये BL 5.5 इंच मीडियम गन मार्क है, जो कि एक ऐतिहासिक तोप है। इसका उपयोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध में 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में भी किया गया था। साथ ही इसका जो पूरा प्रयोग है वो 1941 से 1980 के बीच में इसका प्रयोग किया गया। काफ़ी ऐतिहासिक है और अब एक धरोहर के रूप में इसे रायपुर नगर निगम के बाहर जो है इसे स्थापित किया गया है। और इसे जब भी लोग देखते हैं तो उनमें एक उत्साह होता है, ऊर्जा आती है और सैन्य के प्रति सम्मान बढ़ जाता है, क्योंकि ये वो तोप है जो युद्ध में इनका इस्तेमाल किया गया है। कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उन्हें कैसा महसूस होता है जब भारत के सैन्य इतिहासों को रायपुर शहर के चौक चौराहों और तमाम ऐसे स्थानों पर स्थापित किया जाता है। आप लगातार यहाँ से जब गुजरते होंगे, तोप को आप देखते हैं, कैसा महसूस होता है आपको? मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ, मैं जितना भी जरूरी काम रहे 5 मिनट यहाँ रुक के ही जाता हूँ। तो मशीन को जब देखता हूँ कि ये 1971 में पाक और भारत युद्ध में हमने इसका उपयोग किया था और हमें वो युद्ध में विजय प्राप्त हुई, तो मशीन को देखता हूँ कि ये मशीन के माध्यम से हमने वहाँ विजय प्राप्त किया था। तो इसलिए मुझे गर्व का महसूस होता है कि ऐसे जितने भी मशीन अगर हम युद्ध में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन मशीनों को हमें चौक चौराहे में भी लगाना चाहिए और छोटे छोटे बच्चों को भी बताना चाहिए, जैसे 15 का 26 जनवरी के माध्यम से बताना कि ये मशीन सब युद्ध में काम किया हुआ है, हमें विजय दिलाया। इन मशीनों को देखकर हमें बहुत गर्व महसूस हुआ कि हमारे जवान देश में इन मशीनों के माध्यम से दुश्मनों को परास्त किया है। आप लोग यहाँ से गुजरते होंगे, तोप देखते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर। ये जो तोप देखते हैं, हमको वो युद्ध के टाइम हम लोग तो थे नहीं, शायद उस टाइम जन्म भी नहीं लिए रहे होंगे, पर इसको देख के वो चीजें याद आ जाता है कि युद्ध में इसी टाइप का तोप रहता होगा और जो यहाँ पे प्रतीक चिन्ह रखे हैं, तो अच्छा लगता, गौरव लगता है और मन को एक वो चीजों को याद दिला देता है। कैसा लगता है और शहर में लगने चाहिए ऐसे जो पुरानी चीजें हैं? नहीं, बहुत अच्छा, यहाँ देख के तो खुशी होता ही है। बच्चों भी आके यहाँ पे सीखते हैं कि भाई हमारे लिए कुछ है, जो मतलब सीखने का चीज है, ये जानने का चीज है कि हमारे देश में कैसे कैसे वो होता है, कैसे युद्ध होता है, कैसे वो होता है। बच्चे लोग भी यहाँ आके सीखते हैं, देखते हैं, फोटो वोटो लेके चले जाते सब। के तमाम युवा साथी मौजूद हैं। आप लोग ये देखने यहाँ पर पहुंचे थे, कैसा महसूस हो रहा है? इस तरह के फाइटर जेट देखने को नहीं मिलते। जी, पहले ये नहीं था, अब ये बना है तो यहाँ पर ये जो गार्डन है वो डेवलप हो रहा है और बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग हर दिन शाम को यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, अच्छा लगता है। ये फाइटर जेट है, ज़्यादातर टीवी में या फिर यूट्यूब में वीडियो में देखते होंगे, सामने देखने से कैसा महसूस होता है? जी हाँ, अच्छा लगता है। इसे टीवी पे ही देखे हैं। युद्ध में जो हमारे जवान होते हैं वो इनका उपयोग करते हैं युद्ध में लड़ने के लिए, और इसे सामने से देख के बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, और भी साथी मौजूद हैं। गर्व महसूस होता है, 26 जनवरी आ रहा है, इस तरह के फाइटर जेट जो है राजधानी रायपुर में स्थापित किए गए हैं। हाँ, इसमें हमारी गर्व की बात है कि हमारी राजधानी में ऐसा MiG-21 का जेट लगाया गया है, जिसे मैं डेली रूटीन मतलब रनिंग के लिए आता ही हूँ, तो फिर ये देखने को मिलता है और अपने आप में गर्व महसूस होता है कि हमारे रायपुर सिटी में भी ऐसे कुछ सभी को प्रोत्साहित करने के लिए लगाया गया है। क्या लगता है और ऐसे पुराने विमान जो रिटायर हो गए वो स्थापित होने चाहिए ताकि और भी ज्यादा लोगों को जान, ताकि इससे लोगों को मोटिवेट होता है अपने गाइडेंस मतलब फ्यूचर को लेके कि हमको भी ऐसा करना है, कुछ अच्छा करना है, देश के लिए करना है। काफ़ी अच्छा है ये जो मिसाइल बना है, प्लेन है, वो एक मोटिवेट मन के अंदर जागरूकता की भावना एक प्रदर्शित होता है। तो बिल्कुल देखिए कि राजधानी रायपुर में जो इस तरह से तमाम अलग अलग जगह हैं जहां पर तोप और मिसाइल जो हैं वो यहां पर स्थापित किए गए हैं और इससे एक संदेश भी दिया जाता है और बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। खासतौर पर 15 अगस्त और 26 जनवरी पर जो बच्चे हैं वो इन गार्डनों में पहुंचकर इन फाइटर जेट्स को देखते हैं और सीखते हैं कि ये कैसे उड़ान भरता था, इसका क्या इतिहास है। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BS TV, रायपुर। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश का संविधान, अधिकार और कर्तव्य याद किए जाते हैं। इस खास अवसर पर देश के युवाओं से बातचीत की गई, जो न सिर्फ भारत का भविष्य है बल्कि आज की सबसे बड़ी ताकत भी है।
युवा बताते हैं कि 26 जनवरी उनके लिए गर्व का दिन है, जिम्मेदारी का दिन है। वे संविधान की अहमियत समझते हैं, देश के विकास में अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रिपोर्ट देखिए। गणतंत्र दिवस को लेकर के आइए जानते हैं कि युवाओं की क्या सोच है। हमारे देश को मिली आजादी के बारे में युवा क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है और आगे जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो आजादी को किस तरीके से देखती है। आइए जानते हैं राजधानी रायपुर के युवाओं से कि उनके लिए आजादी क्या है। हमारे जो आज फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके वजह से आज हमको आज़ादी मिली है, इसीलिए आज हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आज हम अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं तो उन्हीं की वजह से, कहीं जा रहे हैं तो भी हम उन्हीं की वजह से। मैं आज एक एस्पिरेंट्स हूँ। आज हमारे जो फ्रीडम फाइटर है उन्होंने जो हमें आज़ादी दिलाई है, उन्हीं के कारण मैं आज इतना आगे बढ़ पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ। तो उनको इस आज़ादी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज़ादी एक प्रायोरिटी है, एक कंपल्शन है, मतलब वो नीड है। जैसे इंडिविजुअल फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्या है क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है, उससे आप चीज़ें कर सकते हो। वैसे ही इंडिविजुअल लेवल में भी इम्पॉर्टेंट है फ्रीडम, और कलेक्टिवली नेशनल लेवल में भी इम्पॉर्टेंट है। आज़ादी के मायने एक युवा के लिए है देश का विकास, भारत का विकास, युवाओं को अवसर और युवाओं को रोजगार, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह तकनीक के क्षेत्र में हो, चाहे वह किसी भी अन्य क्षेत्र में हो, युवाओं को हर क्षेत्र में अवसर मिलना, यही हमारे लिए एक आज़ादी है। आज़ादी का मतलब स्वतंत्रता। अपने भारत में देखा जाए तो पहले भारत देश गुलाम था, ठीक है। अब जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई, तब हमें कहीं जाकर बहुत संघर्षों के बाद आज़ादी मिली। तो एक संविधान फिर निर्माण हुआ, जो बाबा साहब ने जिसका निर्माण किया। तो संविधान एक हमें आज़ादी देता है, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में अपना बात रख सकते हैं, हर एक चीज़ में। तो आज़ादी हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। फ्रीडम बहुत ज़रूरी है अपने विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। हम पहले देखते आ रहे हैं कि इतना शोषण होता था हमारे देश में महिलाओं का, गरीब वंचित वर्गों का। जैसे वर्ण व्यवस्था पहले चलता था अधिकतर, मनुस्मृति के हिसाब से चलते थे वर्ण व्यवस्था। जैसे क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। तो शूद्र को एक घिन दृष्टि से देखा जाता था। उनका कोई मतलब पानी पीने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, बहुत दयनीय स्थिति थी। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान की वजह से अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए आज़ादी जरूरी है। एक लड़की होने के नाते आज़ादी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैम। पहले लड़कियों को या महिलाओं को घर से निकलना उतना मतलब नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा है कि लड़कियां अपने लिए आवाज़ उठा रही है और मतलब हर क्षेत्र में आगे बढ़ भी रही है। तो आज़ादी बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने जाना कि राजधानी रायपुर के युवा आजादी को लेकर के क्या सोचते हैं। कुछ का कहना है कि देश का विकास और उसके साथ साथ रोजगार और युवाओं को आगे बढ़ाना और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना ही आजादी है। वहीं किसी और का कहना है कि स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस तरीके से हमें आजादी दिलाई है और जो खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं वो उसकी वजह से। साथ ही कुछ का ये भी कहना है कि महिलाओं को जो आजादी मिली है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले वो अधिकार महिलाओं को नहीं थे जो आज महिलाएं अपने अधिकारों के साथ जी रही हैं। कैमरा पर्सन जयप्रकाश साहू के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। गणतंत्र दिवस भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय पर्व है जो देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान और गणराज्य बनाने की ऐतिहासिक यात्रा का प्रतीक है। 26 जनवरी को पूरे देश में झंडा फहराकर परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस दिन को गौरव के साथ मनाया जाता है। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। इसी दिन पहली बार देश में राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत का राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटिश शासन से जुड़ा हुआ था। जानिए इस रोचक कहानी के बारे में हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। देश को भले ही आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन इसके पूर्ण रूप से संप्रभु राष्ट्र बनने की प्रक्रिया इसके बाद शुरू हुई। लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की लंबी मेहनत के बाद
देश का संविधान तैयार किया गया। संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। इसी दिन भारत एक गणतंत्र बना। 26 जनवरी की तारीख का ऐतिहासिक महत्व इससे पहले भी रहा है। वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जब पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ, तब यह संकल्प लिया गया था कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यही कारण है कि बाद में संविधान लागू करने के लिए भी इसी तारीख को चुना गया। भारत में जो राष्ट्रीय पर्व दो, एक तो 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये दोनों तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक जो तिथि है 15 अगस्त 1947, जब हम स्वाधीन होते हैं और उस समय जो हम एक रस्म करते हैं वो हम झंडा जो है आरोहण करते हैं और फिर बाद में फहराते हैं। गणतंत्र दिवस से जुड़ी कई ऐतिहासिक और भावनात्मक स्मृतियां जबलपुर से भी जुड़ी हुई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल का कलात्मक पृष्ठ जबलपुर के कलाकार राम मनोहर सिन्हा द्वारा तैयार किया गया था। संविधान में कुल 21 में से 12 चित्र उनके द्वारा बनाए गए, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और इतिहास को दर्शाते हैं। वर्ष 1935 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जबलपुर आए थे। इसी दौरान यह निर्णय लिया गया कि देश की सांस्कृतिक धरोहर को कला के माध्यम से संविधान में स्थान दिया जाएगा। इसके बाद 1946 में प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस को बुलाया गया और उन्हें संविधान को कला के जरिए प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। नंदलाल बोस ने यह दायित्व अपने शिष्य राम मनोहर सिन्हा को सौंपा, जिन्होंने इस कार्य को ऐतिहासिक स्वरूप दिया। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि और गणतंत्र होने की तिथि 26 जनवरी है और हमारे संस्कारदानी से उसकी जो है बहुत ही स्वर्णिम यादें जुड़ी हुई हैं। आप सभी को ये बता दूं कि जो भारतीय संविधान है उसका जो प्रस्तावना का पृष्ठ है और संविधान का जो मुख्य पृष्ठ है उसका अभिकल्प यानी डिज़ाइन जो है वो हमारे जबलपुर के महान चित्रकार डॉक्टर राम मनोहर सिन्हा जी ने तैयार किया था और साथ ही जो उसमें 22 चित्र में से 12 चित्र जो हमारे भारतीय सांस्कृतिक और हमारे जो पुरातात्विक विरासत के हिस्सा हैं उनको भी उन्होंने चित्रित किया था। एक रोचक तथ्य यह भी है कि जब संविधान में राम मनोहर सिन्हा से अपना नाम लिखने के लिए कहा गया, तब उन्होंने पूरे नाम के स्थान पर केवल राम शब्द ही संविधान के प्रथम पृष्ठ पर लिखा। यह उनके व्यक्तित्व की सादगी और समर्पण को दर्शाता है। इतिहास में यह भी दर्ज है कि झंडा आंदोलन की शुरुआत भी जबलपुर से ही हुई थी, जिसने राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। इस प्रकार गणतंत्र दिवस न केवल देश के संविधान और लोकतंत्र का उत्सव है, बल्कि जबलपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सहभागिता को भी गर्व के साथ स्मरण करने का दिन है। तो जब आप संविधान का मुख्य पृष्ठ देखते हैं, उसकी जो पूरा अभिकल्प है वो डॉक्टर राम मनोहर सिन्हा ने तैयार किया और साथ में उसमें चित्र भी अपने अंकित किए और जब उनसे कहा गया कि आप अपना पूरा नाम लिख दें तो उन्होंने नाम लिखने से मना किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो है राम चूँकि भारत की आत्मा है इसलिए उन्होंने संविधान के मुख्य पृष्ठ में छोटा राम लिखकर उसमें अंकित कर दिया। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की निशानी है देश का गणतंत्र, जो कि 1950 में लागू हुआ था। 1947 में भले ही देश को आज़ादी मिल गई हो, लेकिन गणतंत्र लागू होने तक लाजमी है पूर्ण आज़ादी अगर मिल गई हो या फिर ये कहें कि देश का हर एक नागरिक खुद में स्वतंत्र महसूस करे, ऐसी भावना भी नहीं उत्पन्न हुई थी। मेरे पीछे जो इस वक्त आप इमारत देख पा रहे हैं, ये उसी गणतंत्र के दौर की एक निशानी है जो सन 1928 में बनकर तैयार हो गई थी और इसने गणतंत्र लागू होने, आज़ादी के इन तमाम दृश्यों को न केवल देखा है बल्कि उसकी गवाह भी ये इमारतें रही हैं। फिलहाल ये नगर निगम जबलपुर के रूप में जानी जाती है और आज भी इस धरोहर को सहेज कर रखा गया है। नगर निगम का कार्य भी इसी जो इमारत है यहाँ पर होता है। और एक बेहद दिलचस्प बात यह भी है कि गणतंत्र जिसे आज पूरे देश में लागू किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसका प्रथम जो पृष्ठ है वो भी अलंकृत
जबलपुर के ही सहयोग से हो पाया था, जहां के रहने वाले व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने इसके प्रथम पृष्ठ को अलंकृत किया था और तमाम जितने भी अलग अलग जो दृश्य उसमें अलंकृत हैं उसका एक महत्वपूर्ण योगदान राम मनोहर सिन्हा का भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि देश के गणतंत्र में एक अहम योगदान संस्कारधानी जबलपुर का भी है, क्योंकि चाहे झंडा आंदोलन हो या फिर गणतंत्र लागू होने के लिए जो उसकी कहानी की शुरुआत हो, वो कहीं ना कहीं उसकी जो जड़ें हैं वो जबलपुर से ही जुड़ी हुई हैं। और फिलहाल इस गणतंत्र को आज पूरा देश मना रहा है, जिसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन देवनिश कर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV जबलपुर। हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।